नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। कुछ टैक्स पेयर्स को अपने इनवॉइसेस के अंदर क्विक रिस्पांस कोड या क्यूआर कोड दर्शाना 1 दिसंबर 2020 से आवश्यक हो गया है। उसी के बारे में कुछ क्लैरिफिकेशंस सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने सर्कुलर नंबर 146/2/2021-GST के द्वारा जारी किए हैं। उसी के बारे में आज के अंक में चर्चा करेंगे। नोटिफिकेशन नंबर 14 ऑफ 2020 सेंट्रल टैक्स के द्वारा क्विक रिस्पांस कोड दर्शाने की आवश्यकता नोटिफाइड कर दी गई, जिसमें जिन टैक्स पेयर्स का एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ रुपीस से ज्यादा हो, उन्हें अनरजिस्टर्ड पर्सन को इनवॉइस जारी करते समय क्यूआर कोड दर्शाना आवश्यक था। इसे हम बिजनेस टू कंज्यूमर या B2C इनवॉइस भी कह सकते हैं। इसकी तिथि पहले 1 अक्टूबर 2020 से लागू करना था, लेकिन बाद में नोटिफिकेशन नंबर 71 ऑफ 2020 सेंट्रल टैक्स के द्वारा इसे 1 दिसंबर 2020 से लागू कर दिया गया। इसके बाद में नोटिफिकेशन नंबर 89 ऑफ 2020 सेंट्रल टैक्स के द्वारा यह भी नोटिफाई कर दिया गया कि जो टैक्स पेयर 1 दिसंबर 2020 से डायनामिक क्यूआर कोड लागू नहीं कर पाते हैं, लेकिन 1 अप्रैल 2021 से इसे लागू कर देंगे, तो भी यह इंटरवीनिंग पीरियड की पेनल्टी नहीं लगेगी। अब इस डायनामिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट के बारे में कई डाउट्स रेज किए गए, जिसके बारे में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने यह क्लैरिफिकेशन के लिए सर्कुलर जारी किया है। हालांकि अभी यह डायनामिक क्विक रिस्पांस कोड की रिक्वायरमेंट केवल बड़े टैक्स पेयर्स को ही है जिनका एनुअल टर्नओवर 500 करोड़ रुपीस से ज्यादा है, लेकिन आने वाले समय में यह लिमिट धीरे धीरे कम की जाएगी। इसीलिए अभी से यह क्लैरिफिकेशन जान लेना आवश्यक है, ताकि जब भी अन्य टैक्स पेयर्स को भी यह डायनामिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट लागू कर दी जाए, तब इन क्लैरिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए ही इस प्रकार के इनवॉइसेस B2C इनवॉइस जारी किए जा सके। सबसे पहले एक यह डाउट कि यह क्यूआर कोड कौन से इनवॉइसेस के लिए आवश्यक है, तो यह तो नोटिफिकेशन के अंदर ही इसका जिक्र कर दिया गया है कि किसे यह आवश्यक है और किसे नहीं है। उसी को इन्होंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने इजी लैंग्वेज में समझाया है। जिस भी टैक्स पेयर का 2017-18 के बाद किसी भी एक वर्ष में 500 करोड़ रुपए से अधिक का टर्नओवर हो, अर्थात यदि 17-18 में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का टर्नओवर हो और बाद के ईयर में 500 करोड़ रुपए से कम का भी हो, तब भी यह रिक्वायरमेंट उन्हें लागू पड़ जाएगी। लेकिन यह रिक्वायरमेंट किन टैक्स पेयर्स को लागू नहीं पड़ेगी, तो वह एक्सक्लूडेड कैटेगरी के अंदर है इंश्योरर और बैंकिंग कंपनी या अन्य नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देने वाले टैक्स पेयर्स, फिल्म्स और मल्टीप्लेक्स स्क्रीन जहां पर फिल्म्स दर्शाई जाती है, क्योंकि उनके लिए अलग से रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा OIDAR सप्लाईज अर्थात ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विस देने वाले करदाताओं को भी इस प्रकार के डायनामिक क्यूआर कोड दर्शाते हुए इनवॉइस जारी करना आवश्यक नहीं है। एक्सपोर्ट के इनवॉइस के लिए यह स्पष्टीकरण दिया है कि हालांकि एक्सपोर्ट के केस में जो भी रिसिपिएंट है उसे कंज्यूमर की कैटेगरी में ही माना गया है, इसलिए वैसे देखने जाएं तो यह डायनामिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट लागू हो सकती है। लेकिन एक अन्य नोटिफिकेशन के द्वारा
नोटिफिकेशन 13 ऑफ 2020 सेंट्रल टैक्स के द्वारा इस प्रकार के इनवॉइसेस के अंदर ई इनवॉइस जारी करना आवश्यक कर दिया गया है, इसको बिजनेस टू बिजनेस सप्लाईज मान के। इसलिए एक्सपोर्ट के इनवॉइस में भी डायनामिक क्यूआर कोड दर्शाना आवश्यक नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेरी है कि इनवॉइस के क्यूआर कोड के अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स या डिटेल्स को कैप्चर करना आवश्यक है। तो उसके लिए यह क्लैरिफाई किया गया है कि अन्य बातों के साथ साथ में सप्लायर का GSTIN नंबर, सप्लायर का UPI ID नंबर, बैंक अकाउंट नंबर और उसका IFSC कोड नंबर, इनवॉइस नंबर और इनवॉइस की डेट, इनवॉइस की टोटल वैल्यू और उस इनवॉइस में GST की अमाउंट जिसका ब्रेकअप CGST, SGST, IGST और सेस में अलग अलग कितनी अमाउंट है वह भी दर्शाना आवश्यक होगा। इसके अलावा डायनामिक क्यूआर कोड ऐसा होना चाहिए कि जिसे स्कैन करके डिजिटल पेमेंट आसानी से किया जा सके। सप्लायर अपने इनवॉइस में डायनामिक क्यूआर कोड दर्शा देता है, लेकिन कस्टमर उस डायनामिक क्यूआर कोड का उपयोग किए बिना ही पेमेंट करता है। तो क्या इस प्रकार के ट्रांजैक्शन में डायनामिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट का कंप्लायंस मान लिया जाएगा? इस क्वेरी के आंसर में यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि जहां पर सप्लायर ने इनवॉइस में डायनामिक क्यूआर कोड दर्शा दिया है, वहां पर डायनामिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट का कंप्लायंस मान लिया जाएगा। एग्जाम्पल दिया है कि जहां पर कस्टमर किसी भी मोड से पेमेंट करता है, जैसे UPI, क्रेडिट डेबिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग, कैश या इन सब का कॉम्बिनेशन, जहां पर वह डायनामिक क्यूआर कोड का उपयोग नहीं करता है, लेकिन सप्लायर पेमेंट का क्रॉस रेफरेंस दे देता है, अर्थात ट्रांजैक्शन ID, उसका समय, उसकी तिथि यानी डेट, अमाउंट ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट, किस मोड से किया है, UPI से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, ऑनलाइन बैंकिंग इत्यादि से किया है, या जहां पर कैश से पेमेंट किया है बिना डायनामिक क्यूआर कोड यूज किए हुए, और वहां भी सप्लायर क्रॉस रेफरेंस प्रोवाइड कर देता है कि कितनी अमाउंट कैश में पे की गई है, किस समय पे की गई है, किस तारीख को पे की गई है। तो इस प्रकार के ट्रांजैक्शन में उस इनवॉइस में डायनामिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट कंप्लाइड हो गई है, ऐसा मान लिया जाएगा। जहां पर सप्लायर कस्टमर को इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं, जैसे कि UPI कलेक्ट, UPI इंटेंट, और मोबाइल एप्लीकेशन या कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन के द्वारा कस्टमर पेमेंट कर सकता है। ऐसे केसेस में डायनामिक क्यूआर कोड डिस्प्ले नहीं होता, लेकिन ट्रांजैक्शन की जो डिटेल्स है वहां पर कैप्चर हो जाती है। तो इस केस में क्या डायनामिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट को कंप्लाइड किया है नोटिफिकेशन के हिसाब से, वह मान लिया जाएगा या नहीं माना जाएगा? इस केस में यह स्पष्टीकरण दिया है कि जहां पर पेमेंट का क्रॉस रेफरेंस इनवॉइस के अंदर आ जाता है, तो ऐसे इनवॉइस को डायनामिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई है ऐसा मान लिया जाएगा। लेकिन जहां पर इनवॉइस जारी करने के बाद पेमेंट होता है, तो वैसे केस में क्यूआर कोड दर्शाना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेरी यह है कि जहां पर प्रीपेड इनवॉइसेस है, अर्थात माल या सेवाओं का भुगतान पहले कर दिया जाता है और इनवॉइस बाद में जनरेट होता है, ऐसे केस में डायनामिक क्यूआर कोड दर्शाना क्या मैंडेटरी है? इसका क्लैरिफिकेशन भी पिछले क्लैरिफिकेशन के जैसा ही है कि जहां पर पेमेंट का क्रॉस रेफरेंस इनवॉइस के अंदर आ जाता है,
तो उस केस में यह मान लिया जाएगा कि वह इनवॉइस डायनामिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। लेकिन जहां पर पेमेंट इनवॉइस इश्यू करने के बाद में प्राप्त होता है, उन केसेस के अंदर डायनामिक क्यूआर कोड दर्शाना B2C इनवॉइस के अंदर आवश्यक है। जहां पर सप्लाई ई कॉमर्स ऑपरेटर के पोर्टल को यूज करके किया जा रहा है, वहां पर यदि ई कॉमर्स ऑपरेटर का इनवॉइस डायनामिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट को पूरी करता है, तो क्या सप्लायर के इनवॉइस को भी डायनामिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ेगा या उसे यह आवश्यकता नहीं है? इसके बारे में यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि नोटिफिकेशन के अनुसार यह जो रिक्वायरमेंट है डायनामिक क्यूआर कोड की, वह ईच सप्लायर को सेपरेटली लागू होती है। अर्थात जो भी सप्लायर यदि ई कॉम ऑपरेटर के पोर्टल को यूज करके सप्लाई करता है, लेकिन वह सप्लायर अपने आप में 500 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर की उसका कंडीशन को फुलफिल करता है, तो वह B2C सप्लाई के लिए डायनामिक क्यूआर कोड अपने इनवॉइस में दर्शाने के लिए लायबल है। ऐसे केस में यदि सप्लाई करते समय वह पेमेंट का क्रॉस रेफरेंस अपने इनवॉइसेस के अंदर दे देता है, दर्शा देता है, तो यह मान लिया जाएगा कि डायनामिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। लेकिन जहां पर प्रीपेड सप्लाई नहीं है, भुगतान बाद में किया जाता है, वहां पर ऐसे सप्लायर को डायनामिक क्यूआर कोड अपने इनवॉइस में दर्शाना आवश्यक होगा। सभी सप्लायर जो ई कॉम ऑपरेटर का पोर्टल यूज करते हैं, उनके लिए यह रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन उन्हीं सप्लायर के लिए यह रिक्वायरमेंट है जो अदरवाइज डायनामिक क्यूआर कोड जारी करने के लिए लायबल है। अर्थात वैसे सप्लायर जिनका पिछले 2017-18 के बाद के किसी भी फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा हो। तो इस प्रकार से इसमें हम देख सकते हैं कि जहां पर पेमेंट इनवॉइस जनरेट करने से पहले कर दिया गया हो किसी भी सिनारियो के अंदर, और वहां इनवॉइस के अंदर पेमेंट का क्रॉस रेफरेंस यदि आ जाता है, तो डायनामिक क्यूआर कोड दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहां पर पेमेंट इनवॉइस जनरेट करने के बाद में होता है, वहां डायनामिक क्यूआर कोड दर्शाना आवश्यक है। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः, तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।